हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसमें बस वही हम सवाल देखेंगे आपको जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने वो छांट रखे हैं, बाकी जो रेड पेन से लिखा है वो एडिशनल फैक्ट है। तो देख लेते हैं पहला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है वो क्या है, कहाँ पे है, वो पूछा रहा है कि कहाँ पे है। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। और एडिशनल फैक्ट है कि रावी नदी के किनारे है और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई है और 1921 में क्या हुआ था, इसकी खोज हुई थी 1921 में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, सिंधु घाटी जो सभ्यता है में जो लोग पूजा करते थे वो किसकी करते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो किसकी करते थे, पशुपति की करते थे। ठीक है, पशुपति की पूजा की जाती थी और मातृ सत्तात्मक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हड़प्पा स्थल मांदा किस नदी के किनारे है। तो जो हड़प्पा स्थल मांदा है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो मांदा चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और ये सबसे उत्तरी स्थल है, ये भी याद रखिएगा, मांदा जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे और सबसे उत्तरी स्थल। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हड़प्पा किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मोसापोटामिया से सीधे समुद्री व्यापार था। तो जो हड़प्पा स्थल कौन सा ऐसा है जहाँ से मोसापोटामिया से क्या था, सीधे व्यापार था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा लोथल। और लोथल कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। तो हल्का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ कहाँ से हुआ, बनवाली से हुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बनवाली। हल्का टेराकोटा बनवाली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो जो हड़प्पा है वो कहाँ किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा और कहाँ पे है, पाकिस्तान प्रांत में। हड़प्पा कहाँ किस प्रांत में पूछा जाए तो पाकिस्तान प्रांत में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और ये जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, मुंडिगाग सुतगई सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है ये किस देश में, ये बताएं। ठीक है, तो मुंडिगाग और सुतगई वो कहाँ से मिले हैं ये बताना है, इंपॉर्टेंट है। ये जो स्थल मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, अफगानिस्तान से। और जो अफगानिस्तान में केवल कितने स्थल मिले हैं, 2 स्थल मिले हैं। ठीक है, ये 2 स्थल मिले हैं, एक मुंडिगाग मिला है, दूसरा सुतगई। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था वो क्या था, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था मृतकों का टीला था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त धातु। तो हड़प्पा सभ्यता है जो धातुएं प्राप्त हुई कौन कौन सी हुई है, सोना हुआ है, चांदी हुआ है, तांबा हुआ है, कांसा हुआ है। ठीक है, और लोहा नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो जो भीमबेटका है वो किस कारण प्रसिद्ध है, वो है गुफा शैल चित्र के लिए। ठीक है, भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है और एमपी यानी नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नर्मदा घाटी एमपी में है ये भीमबेटका। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युगल समाधान मिला था। तो जो हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है जहाँ से युगल समाधान मिला था, तो ये स्थल कौन सा है, ये है लोथल। ठीक है, और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किन 4 बड़ी प्राचीन शहरों जो शहरी सभ्यताओं का गृह थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो 4 बड़ी प्राचीन सभ्यताओं का जो गृह थी वो हो जाएगी, एक मिस्र की सभ्यता, पहली जो है वो मिस्र की सभ्यता, इंपॉर्टेंट है मिस्र की सभ्यता, दक्षिण एशिया की सभ्यता, मोसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ठीक है, रिपीट कर लेता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता देखा जाए तो किन 4 बड़े शहरों की सभ्यताओं के साथ उनका गृह था। ठीक है, ये है मिस्र की सभ्यता, दक्षिण एशिया की सभ्यता और मोसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर बंदरगाह कौन सा था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। और सुतकोटा दूसरा बंदरगाह था, यहाँ पे क्या है, ये बलूचिस्तान में है। ठीक है, सुतकोटा। और सुतकोटा से क्या मिले थे, सुतकोटा से घोड़े के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, बुर्जहोम नवपाषाणकालीन स्थल कहाँ स्थित है। तो जो बुर्जहोम नवपाषाणकालीन स्थल है वो कहाँ पे स्थित है ये बताना है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जो बुर्जहोम और मांडा नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो जुताई वाले जो क्षेत्रों के जो साक्ष्य मिले हैं, खेतों के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं, दावजाली हैंडिंग नवपाषाण काल स्थल कहाँ है। तो जो दावजाली हैंडिंग नवपाषाण काल स्थल है वो कहाँ पे है, असम में, इंपॉर्टेंट है असम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस पुरातत्व स्थल गर्तावासों का प्रमाण मिला है। तो बुर्जहोम से क्या मिला है, गर्तावास का प्रमाण मिला है और बुर्जहोम कहाँ पे है, कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का गृह मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कौन से प्रांत में स्थित था, ये सिंध प्रांत में स्थित था। ठीक है, और राखल दास ने इसकी खोज की थी 1921 में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हड़प्पाकालीन
सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पाकालीन सभ्यता की जो खोज हुई थी सबसे पहले वो कौन से वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1921 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1921 में क्या हुई थी? हड़प्पा काल की जो सभ्यता की खोज हुई थी और दयाराम शाह ने खोज की थी, और पाकिस्तान में वर्तमान में ये स्थल। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो राजस्थान में स्थित जो परिपक्व चरण जो हड़प्पा स्थल है वो कौन सा है? कालीबंगन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा सुतकोरदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो जो सुतकोरदा है वो पुरातात्विक स्थल गुजरात में, ठीक है, और ये क्या है? बंदरगाह है सुतकोरदा, जहाँ पे क्या मिले थे? घोड़े के अवशेष मिले थे, ठीक है, घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले थे सुतकोरदा से। नेक्स्ट देखते हैं, नवपाषाण कालीन समय में स्लेट क्या था? तो स्लेट क्या था? एक उपकरण था, ठीक है, इसका हथियारों को में बनाने का यूज किया जाता था ना, माइक्रोलिथ हथियारों में यूज होता था स्लेट। तो नवपाषाण कालीन में जो स्थल स्लेट था एक उपकरण था। अगला देखते हैं, अगला हमारा भारत में कौन सी सूचना पत्थर की गुफा है? तो सूचना पत्थर की गुफा कौन सी है? बोरा गुफाएं, ठीक है, बोरा गुफाएं क्या है? सूचना पत्थर की गुफाएं। नेक्स्ट देखते हैं, 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु वाकाडर ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातत्व स्थल की खोज की थी? तो जो खोज की थी गलती से उन्होंने, वो किसकी की थी? भीमबेटका की थी, ठीक है। भीमबेटका कहाँ पे है? ये भीमबेटका जो है वो नर्मदा घाटी में है, ठीक है, नर्मदा घाटी MP में है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो जो मेहरगढ़ है ना, वो नवपाषाण काल की एक बस्ती है। पूछा रहा है कि वो कौन से प्रांत में पाकिस्तान के? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान प्रांत में, और सुदगोरता भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? तो कौन सा ऐसा प्राचीन बंदरगाह है जो मालाबार तट पर स्थित है? तो मुजरिस। नेक्स्ट हमारा कार्बन काल निर्धारण, ठीक है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में बात कर रहा है ये। उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? जब जो बहुत पुरानी वस्तुएं होती है ना, उनमें कार्बन के विभिन्न रूपों को में जो मात्रा होती है, उनमें जो विद्यमान कार्बन की जो मात्रा होती है, उनके मात्रा को मापकर उसकी आयु की गणना करते हैं ना, वो कार्बन डेटिंग पद्धति कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा हड़प्पा कालीन वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग थे। तो हड़प्पा कालीन जो वास्तुकला में जो दुर्ग के भाग थे उन कौन कौन से थे? वो थे अनाज के भंडार, दूसरा महत्वपूर्ण लोगों के लिए अग्निवेदियाँ, ठीक है, अग्निवेदियाँ, और धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियाँ। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ, जो हड़प्पाकालीन वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग थे वो थे अनाज के भंडार थे, दूसरा हो गया महत्वपूर्ण लोगों के लिए अग्निवेदियाँ थी, और तीसरा क्या हो गया? धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा भारत में हड़प्पाकालीन स्थल किस किस राज्य में है? तो जो भारत में हड़प्पाकालीन स्थल है वो जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में और यूपी में, ठीक है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी। यहाँ पे उत्तराखंड ऑप्शन बनेगा तो उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा हड़प्पा के एक मिनट हड़प्पा के जो लोग थे वो भारत में वर्तमान किस स्थल में सोना लाते हैं, ठीक है। जो हड़प्पा के जो लोग हैं ना, वो पूछा रहा है कि वो जो वर्तमान कौन से स्थल से सोना लाते थे? तो वर्तमान जो स्थल था वो कर्नाटक से क्या लाते थे? सोना लाते थे। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। भीमबेटका क्या है? पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। भारत में यह किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका कौन से राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और पूछा है कि कौन सी घाटी में है? तो ये कहाँ पे है? नर्मदा घाटी MP में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा महाराष्ट्र में स्थित इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? तो महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव, ठीक है, उसका संबंध किससे? हड़प्पा संस्कृति से है। वैदिक सभ्यता आरंभ वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? तो आरंभिक जो वैदिक काल था ना, वहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी बताना है। तो वो व्यवसाय आधार पर थी, ठीक है। व्यवसाय मतलब कर्म आधारित, मतलब जो आदमी जौन सा व्यवसाय करेगा, जौन से कर्म करेगा, उसको वही करेगा। यदि अगर ब्राह्मण का बेटा कुछ ब्राह्मण ना करके कुछ और करता है तो उसे उसी वर्ग में रखा जाएगा, ठीक है। वो वाली वर्ण व्यवस्था थी, कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? तो हमने पहले बात करी वैदिक काल में। वैदिक काल में जो थी वो कर्म आधार पर थी, पर जो ऋग्वैदिक काल थी वो व्यवसाय आधार थी, ठीक है। व्यवसाय मतलब जो आदमी जो व्यवसाय करता था। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों सेम ही है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा नेक्स्ट है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में अर्थ होता है। तो उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक रूप में अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है पास बैठा, ठीक है, यानी गुरु के समीप बैठकर पढ़ना क्या होता है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए हैं? तो जादू चमत्कार तथा मंत्र किस वेद में नहीं है? वो दिए अथर्ववेद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा अथर्ववेद करेक्ट लगा लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ठीक है, सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला है
कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा, किस महाकाव्य को किस महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है? तो नूतन जीवी को, ठीक है, नूतन जीवी को जाना जाता है स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो जो वेदांग होते हैं ना, वेदांग, उसमें अनुष्ठान शब्द किसको दर्शाता है ये बता रहा है। अनुष्ठान शब्द किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है कल्प को, ठीक है। और वेदांगों की संख्या कितने हैं? 6 है। और वेद कितने हैं? वेद हैं 4, वेदांग हैं 6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया जाता है। तो ऋग्वेद को कितने पुस्तकों में या मंडलों में विभाजित किया जाता है? 10 पुस्तकों में, ठीक है। 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है ऋग्वेद में, ऋग्वेद को। और 1028 के इसमें सूक्त हैं, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, ठीक है। याद रखिएगा 1028 सूक्त। और मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टि और समाज में उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों को निर्धारित करता है। यह उद्देश्य है। तो एक व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है और दृष्टिकोण है, ठीक है, वैदिक दृष्टिकोण, वो समाज में उसके जो संबंधों को दर्शाता है। उसके 4 उद्देश्य निर्धारित होते हैं उसके, वो बताने कौन कौन से। एक है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब है धार्मिक नैतिकता और नैतिक मूल्य, ठीक है। धर्म का मतलब क्या है? धार्मिक नैतिकता और नैतिक मूल्य। और अर्थ का मतलब है समृद्धि, अर्थ है समृद्धि, ठीक है। और समृद्धि यानी आर्थिक मूल्य। और काम, तीसरा जो है काम, काम का है खुशी, प्रेम और मनोवैज्ञानिक मूल्य, ठीक है, खुशी, प्रेम और मनोवैज्ञानिक मूल्य। चौथा है मोक्ष, मोक्ष है मुक्ति और आध्यात्मिक मूल्य। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, ऋग्वैदिक ऋचाओं में मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वैदिक जो ऋचाओं में मुख्य संग्रह होता है उसको क्या कहा जाता है? ये क्या कहा जाता है वो बता रहा है, ठीक है। तो उसको संहिता कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, संहिता कहा जाता है। और काटक संहिता में क्या हुआ है? 24 बैलों वाले हल्का वर्णन मिला है, ठीक है। किसमें 24 बैलों वाले हल्का वर्णन है? तो काटक संहिता में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियाँ हैं? ठीक है, तो एक भजन है ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के लिए। वो कौन सी है? नदियाँ व्यास और सतलज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, व्यास और सतलज के लिए वो भजन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, ब्रह्मगुप्त ने कुटक और कुट्टाग्निकता, ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने कुट्टक और कुट्टाग्निता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो जो ब्रह्मगुप्त ने कुट्टक और कुट्टाग्निता जो शब्द का प्रयोग किया है वो किसके लिए किया गया है? वो बीजगणित के लिए किया गया है, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने बीजगणित के लिए शब्द यूज किए हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? तो जो वेदांगों की संख्या होती है वो कितनी है ये बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेदांगों की संख्या बता दूंगा मैं, 6 वेदांग होते हैं और 4 वेद होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो इसके देख लेते हैं वेदांग 6 कौन कौन से ये बताना है। तो शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष, ठीक है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष है 6 वेदांग। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक भजनों या जो मंत्र होते हैं उनके संग्रह को संहिता कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है संहिता। और 24 जो बैलों वाले हल्का वर्णन कहाँ से मिला है? काटक संहिता से। नेक्स्ट देखते हैं, 24 बैलों वाले हल्का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? तो जो अथर्ववेद संग्रह है वो कितने खंडों का है? 20 खंडों का संग्रह है, ठीक है। अंतिम वेद अथर्ववेद और सबसे नया वेद है और ब्रह्मवेद कहा जाता है, ठीक है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है और सबसे अंतिम का वेद यही है और 20 के इसके संग्रह हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, गोत्र प्रथा जो है वो क्या है? उसका अर्थ क्या है बताया है? समान गोत्र के लोग उसी व्यक्ति के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। आजकल भी होती है गोत्र, ठीक है। तो जिसके नाम पर गोत्र का नाम है, ठीक है, जिसके नाम पर जो गोत्र का नाम होता है उसी गोत्र के माने जाते हैं। और गोत्र का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो ये इसका मतलब होता है क्या? गोधन एकत्रित होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत के लोगों की रक्षा और न्याय के लिए जिम्मेदार था? तो ऐसा कौन सा वर्ण है जो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के द्वारा निर्धारित नियमों और उनके अनुसार प्राचीन जो भारत के लोग हैं ना उनकी रक्षा और न्याय के लिए जिम्मेदार था? वो कौन सा धर्मसूत्र ही बताना है। तो ये कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये लिखा है यहाँ पे, मैत्रेयी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा 18 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, हो जाएगा क्षत्रिय, ठीक है। क्षत्रिय क्या था? सॉरी, क्षत्रिय जो था ना वो क्या था? धर्मसूत्रों के लिए, उनके लिए क्या करता था? धर्म को न्याय और रक्षा करने के लिए जो जिम्मेदार था वो क्या था? क्षत्रिय था, ठीक है, क्षत्रिय। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है, प्राचीन भारत के
किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा? तो मीमांसा सूत्र किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट, ठीक है। मीमांसा सूत्र लिखा गया था जैमिनी के द्वारा। जैमिनी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है और 10 मंडल हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो भारत में जो वैदिक सभ्यता हुई थी वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? वो हुई थी सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता है? तो पुरुषणी जो नाम से जाना जाता है वो जानी जाती है कौन सी? रावी नदी, ठीक है। रावी नदी को पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाते हैं वैदिक काल में। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो जो बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का जो उल्लेख करता है वो कौन सा करता है? अंगुत्तर निकाय, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। और जो भगवती सूत्र है वो जैन ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें क्या है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है जो बौद्ध ग्रंथ में वो है अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो 16 जो महाजनपद थी तो उसमें तक्षशिला की जो राजधानी थी वो किसकी थी? इंपॉर्टेंट है, गांधार की राजधानी कहती है हमारी तक्षशिला थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान कितनी महाशक्तियाँ या महाजनपद थे? तो गौतम बुद्ध के जो जीवन काल के टाइम पीरियड में कितने थे? 16 महाजनपद थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गणतंत्र शासन का पहला उदाहरण किसे का माना जाता है? तो 6ठी सदी जो ईसा पूर्व था उसमें गणतंत्र जो शासन का जो पहला उदाहरण था वो किसे माना जाता है? वजी संघ को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वजी संघ। और वजी संघ की इसकी राजधानी थी तो वैशाली को, वजी संघ वैशाली को, ठीक है। और लिच्छवी प्रथम क्या था? 8 जनपदों में से था, ठीक है। प्रथम 8 जनपदों में लिच्छवी क्या था? प्रथम जनपद था, जिसमें क्या था? गणतंत्र शासन पहला शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली जनपद थे? तो प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे बताया, ठीक है। महाजनपद जो थे प्राचीन भारत 16 थे। प्राचीन जो भारत में 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट देखते हैं, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। जो 4ठी सदी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, राजगृह क्या थी? मगध की राजधानी थी। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो 4ठी सदी ईसा पूर्व जो मगध की जो राजधानी को स्थानांतरित किया गया था वो किया गया था पाटलिपुत्र में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और पाटलिपुत्र जो शहर थे उसकी स्थापना किसने की थी? उज्जैन ने, ठीक है। और उज्जैन ही क्या ले गया था? सर्वप्रथम यहाँ राजधानी ले गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, प्राचीन चंबा शहर महाजनपद की राजधानी थी। तो चंबा की राजधानी कहाँ थी? अंग थी, ठीक है। अंग क्या थी? चंबा की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एक मछली पकड़ने का उपनिवेशिक था जिसका प्रयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों, ठीक है, रोमन और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया था? तो पूछा है कि कौन सा एक मछली पकड़ने वाला उपनिवेश था, ठीक है, जिसका प्रयोग क्या करते थे प्राचीन भारत में रोमन और ग्रीक रोमनों के साथ क्या होता था? व्यापार में एक बंदरगाह के रूप में प्रयोग होता है। तो अरिमकेडु, ठीक है। अरिमकेडु क्या था? एक बंदरगाह था। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो बौद्ध धर्म को जैन धर्म से जो पृथक करती है वो विशेषता क्या है? आचरण और आत्मनिर्माण चरण में स्वरूप, ठीक है। आचरण और आत्मनिर्माण में जो चरम स्वरूप है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पृथक करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, मध्य प्रदेश का भरतहूत गांव किस कारण प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जो भरतहूत गांव है वो प्रसिद्ध इसलिए बौद्ध स्तूपों के अवशेषों के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है। भरतहूत गांव जो मध्य प्रदेश में है वो बौद्ध स्तूपों के अवशेषों के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, हर्मिका का संबंध किससे है? तो हर्मिका का जो संबंध है बौद्ध स्तूप से है, ठीक है। बौद्ध स्तूप की जो वास्तुकला है उसको हर्मिका कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगला है, मध्यम निकाय किसका हिस्सा है? तो मध्यम निकाय किसका है? सूत पिटक का, ठीक है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक थे ना, जो त्रिपिटक थे, उसमें क्या है? मध्यम निकाय का संबंध सूत पिटक से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया जाता है? तो गौतम बुद्ध के जो जन्म स्थान अंकित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो अशोक मौर्य का रुमिनदेही का जो स्तंभ है ना उससे अंकित किया जाता है, ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अंकित करता है? तो जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है वो क्या अंकित करता है? विनय पिटक, सुक्ति पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। त्रिपिटक क्या क्या है? विनय पिटक, सुक्ति पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है वो अंगुत्तर निकाय करता है, ठीक है। और भगवती सूत्र जो है ये क्या है? जैन ग्रंथ है। जो जैन ग्रंथ पूछा है कि कौन सा अगर जैन ग्रंथ करता है 16 महाजनपदों का उल्लेख तो भगवती सूत्र उस टाइम पे सही आंसर होगा, ठीक है। तो अभी बौद्ध धर्म का ग्रंथ पूछा है तो अंगुत्तर निकाय सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो स्तूप शब्द जो संबंधित है वो किससे है? वो है मृत्यु से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल में
के दौरान विभाजित हो गया था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो हीनयान और महायान शाखा में दो विभाजित हो गए थे ना, तो पूछा रहा है कि किसके शासनकाल में विभाजित हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के टाइम पीरियड पे, ठीक है। और चौथी जो फोर्थ संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति, वो चौथी बौद्ध संगीति किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? कनिष्क के टाइम पीरियड पे हुई, ठीक है। और कब हुई थी ये? 102 AD में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है हमारा वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक वो कर्नाद है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में है? तो बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ है वो किस भाषा में है? वो है पाली भाषा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पाली भाषा में अधिकांश ग्रंथ है बौद्ध धर्म के। अगला हमारा किन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो बोध गया में हुई थी, ठीक है। बोध गया कहाँ होता है? बिहार में। और 35 वर्ष की आयु में हुई थी। घर से निकलने के बाद 6 वर्ष के बाद हुई थी, और घर से निकलते थे 29 साल में घर से निकल गए थे, ठीक है। और बुद्धि पूर्णिमा को हुआ था। बुद्धि पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि पूर्णिमा को हुई, और इनको निर्माण की प्राप्ति बुद्धि पूर्णिमा को हुई थी, ठीक है। इसलिए बुद्धि पूर्णिमा मनाई जाती है। तो गौतम बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोध गया में, बिहार में, ठीक है, बिहार में। और पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी 35 वर्ष की आयु में बुद्ध पूर्णिमा को। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो क्या था? तो पहला जो उपदेश दिया था बुद्ध का वो धर्म तक परिवर्तन था, ठीक है। और जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। और 483 BC में बुद्ध की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? कुशीनगर में। नेक्स्ट है हमारा न्याय सूत्र की रचना किसने की? तो न्याय सूत्र की रचना की थी गौतम बुद्ध ने, इंपॉर्टेंट है। न्याय सूत्र की रचना गौतम बुद्ध ने की थी। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो महर्षि जो गौतम है उसका संबंध किस भारतीय दर्शन से है? वो है न्यायिक दर्शन से, ठीक है। न्यायिक दर्शन से क्या है? गौतम बुद्ध का संबंध है। अगला हमारा भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कितनी महाशक्तियों या महाजनपद थे? तो 6वीं और 7वीं शताब्दी पूर्व कितनी थी? 16 महाजनपद थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में क्या है? इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 383 ईसा पूर्व राजा कालाशोक द्वारा दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई गई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? राजा कालाशोक ने की थी, ठीक है, वैशाली में। और सवाकामी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट है। सवाकामी इसके अध्यक्ष थे। और जो ये संगीति बुलाई थी वो किसने बुलाई थी? कालाशोक ने, वैशाली में। राजा कालाशोक थे उस टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट देखते हैं, सांख्य समुदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सांख्य समुदाय की जो स्थापना की गई थी वो कपिल मुनि द्वारा की गई थी, ठीक है। कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? तो जो गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है वो लुम्बिनी जुड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लुम्बिनी उनका जन्म हुआ था। अगला हमारा धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस ग्रंथ से संबंधित है? तो त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या है? त्रिपिटक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा बौद्ध स्थल वैशाली में नालंदा किस राज्य में अवस्थित है? तो बौद्ध स्थल वैशाली और जो नालंदा है, ठीक है, वैशाली और नालंदा वो कौन से राज्य में स्थित है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो बौद्ध स्थल नालंदा और वैशाली है नालंदा और वैशाली वो कहाँ पे है? वो है बिहार में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध स्थल नालंदा और जो वैशाली है वो बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा अष्टमहास्थान, ठीक है। अष्टमहास्थान जो है का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। तो अष्ट जो महास्थान है वो उनका तात्पर्य है कि बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो स्थान है बुद्ध के जीवन के वो है। तो वो कौन कौन से हैं? लुम्बिनी नेपाल, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में क्या हुआ था? उनका जन्म हो गया। बोध गया में क्या हुआ था? आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे। और सारनाथ का संबंध क्यों है बुद्ध से? सारनाथ में उनको क्या हुआ था? पहला उपदेश दिया था सारनाथ में उन्होंने, ठीक है, धम्मचक्र परिवर्तन। और कुशीनगर में क्या हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। श्रावस्ती में क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, 22 वर्ष व्यतीत किए थे, और सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। और राजगीर में क्या हुआ था? बुद्ध की जो बुद्धिमत्ता की पूर्णता सिखाई थी, ठीक है, यानी बुद्ध ने क्या किया था? बुद्धिमत्ता की पूर्णता सिखाई, और क्रोधी हाथी को क्या किया था? अपने वश में किया था, ठीक है, क्रोधी हाथी को अपनी करुणा से वश में किया था। और अपनी बुद्ध को उस टाइम पे क्या होता था? बुद्ध की जाँचें कर रहे थे ना कि उसको उनके पास शक्तियाँ करके, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सकिया। तो जो संकिसा है, ठीक है, संकिसा क्या हुआ? बुद्ध का स्वर्ग में अवतार हुआ था संकिसा में, ठीक है। और वैशाली, तो जो वैशाली है वहाँ पे क्या हुआ था? बुद्ध ने पहली महिला का क्या किया था? जन को ठुकराया था, ठीक है। पहली जो महिला जन है उनको ठहराया था, ठीक है, ठहराया था। बुद्ध को जो पहली महिला जन थे उनको ठहराया था किसमें? वैशाली में। और पहली जो महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, ठीक है, जो बुद्ध की संगि में क्या हुआ? शामिल हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है
वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा। तो वैश्विक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा था? वैश्विक दर्शन किसने लिखा था? कर्नाड ने, ठीक है, मूल पाठ। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, कर्नाड द्वारा वैश्विक दर्शन का सबसे छोटा, जो सबसे छोटा है ना, कर्नाड द्वारा वैश्विक दर्शन का सबसे छोटा अविभाजित अविनाशी हिस्सा बताया गया। तो वैश्विक दर्शन का जो कर्नाड ने सबसे छोटा अविभाजित और अविनाशी जो हिस्सा बताया ना, वो किसको बताया था? वो परमाणु या अणु को बनाया था। क्या एक अणु या एक परमाणु को बताया था उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना एक उपदेश दिया था? तो 4 महान सत्य पे अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। और श्रावस्ती पे क्या दिए थे? सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे और 22 साल रहे थे वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगी? ऊपरकोट जो बौद्ध गुफाएं वो कहाँ मिलेंगी? जूनागढ़ में, ठीक है। जूनागढ़ में क्या है? रुद्र नामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो वो भी कहाँ मिलेगा? वहाँ पे मिलेगा, जूनागढ़ में। और वो भी पूर्णतः क्या है? संस्कृत है, ठीक है। रुद्र नामन का जूनागढ़ अभिलेख है। अगला हमारा, अगला है, अशोक के समूचे भारत में शिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया? अशोक ने जो समूचे भारत में जो शिलोन में जो क्या किया था? बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया था, किस प्रकार किया? धर्म महामात्रों को भेजकर, ठीक है। धर्म महामात्र नियुक्ति की थी ना, उनको भेज के किया था उन्होंने, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगला हमारा, बुद्ध का समकालीन था। तो बुद्ध का समकालीन कौन था? बिंबिसार था, ठीक है। बुद्ध का समकालीन बिंबिसार था। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? वो अंकित किया जाता है अशोक मौर्य के रुक्मदेही स्तंभ से, ठीक है। अशोक मौर्य के रुक्मदेही स्तंभ से गौतम बुद्ध के जन्म के स्थान को अंकित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना की थी अशोक घोष ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने किया थी। और बुद्ध चरित्र को क्या कहते हैं? बौद्धों का क्या है? बौद्धों का बुद्ध चरित्र क्या है? रामायण है, ठीक है। बौद्धों का क्या है? रामायण इंपॉर्टेंट है। बौद्धों का रामायण क्या है? बुद्ध चरित्र है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, अशोक घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी वह किसके दरबार में रहते थे? तो अशोक घोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में, ठीक है। कनिष्क के टाइम पे क्या हुई थी? 102 AD में क्या हुई थी? चतुर्थी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, किस राज्य में फोडोन बौद्ध मठ स्थित है? तो जो फोडोन बौद्ध मठ स्थित है वो कौन से राज्य में, ये बताएं, ठीक है। तो ये कौन से राज्य में? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो है सिक्किम पे। हमारा ऑप्शन जो हमारा सिक्किम हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में क्या है? फोडोन बौद्ध मठ। प्राचीन भारत के किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? तो जो मीमांसा सूत्र लिखा था वो जैमिनी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म का त्रिरत्न है। जैन धर्म का जो त्रिरत्न है, सही आचरण, सही ज्ञान और सही विश्वास, ठीक है। सही आचरण, सही ज्ञान और सही विश्वास क्या है? जैन धर्म का त्रिरत्न है। नेक्स्ट देखते हैं, कैवल्य जैन धर्म, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य का जो संबंधित है वो किससे है? जैन धर्म से संबंधित, ठीक है, कैवल्य। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। और 24वें तीर्थकर थे महावीर। नेक्स्ट देखते हैं, पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले तीर्थकर ऋषभदेव या ऋषभनाथ थे, ठीक है। अगला हमारा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत था वो क्या था, ये बताना है। तो अहिंसा था, ठीक है। अहिंसा क्या था? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत था। और जो अहिंसा दिया था वो किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था, ठीक है। पार्श्वनाथ द्वारा अहिंसा जो सिद्धांत दिया गया था। और ये कौन से नंबर के गुरु थे? तो 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 23वें गुरु ने बताया था। और अगर कहा जाए कि पहले गुरु कौन थे, तो पहले कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव या ऋषभनाथ। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है। तो भगवान महावीर की जो शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? आगम सूत्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगम सूत्र का संबंध किससे है? तो भगवान महावीर की शिक्षाओं से है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, जैन जो दर्शन, जैन दर्शन है उसमें के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है। जीन शब्द का अर्थ क्या होता है जैन धर्म में? जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता, ठीक है। विजेता है श्रेष्ठ, जिसने क्या किया हो? ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, उसको कहते हैं जैन धर्म में विजेता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के अनुसार जीन शब्द का अर्थ देख दिया हमने, विजेता है। अगला हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य तो अपने अंतिम दिन उन्होंने श्रवण बेलगोला में बिताए थे। और किसके हाथ गए थे? जो दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर में दो क्या हो गया था? विभाजन हो गया है दिगंबर और श्वेतांबर में। तो जो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रभाव, भद्रभाव के साथ क्या कहाँ गए थे? भद्रभाव थे ना, उनके साथ गए थे कहाँ? श्रवण बेलगोला में। और श्रवण बेलगोला में क्या किया था इन्होंने? अपने प्राण त्याग दिए थे क्षणलेखन विधि से। तो इंपॉर्टेंट है कि श्रवण बेलगोला में जैन मंदिर में क्या किए थे? हमने प्राण त्याग दिए थे और इससे संलेखन विधि से प्राण त्यागे, ठीक है, इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देखते हैं, पल्ली चंदम का संबंध किससे है? तो पल्ली चंदम का जो संबंध है वो किससे है? वो है जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि से, ठीक है। जैन संस्थाओं को जो दान दी गई भूमि होती है वो पल्ली चंदम कहलाती है। देख लेते हैं, हरेक वंश, शेषनाग वंश और नंदवंश, इसी में देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। अलेक्जेंडर सिकंदर, ठीक है। अलेक्जेंडर किसको कहा जाता था? सिकंदर को। तो अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो कहाँ पे लड़ी थी उन्होंने? झेलम नदी का युद्ध हुआ था, ठीक है। झेलम नदी पर इनका युद्ध हुआ था 326 BC में, ठीक है। 326 BC में इनका क्या हुआ था? युद्ध हुआ था झेलम नदी पर। और इसे हाइडेस्पिस भी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, बिंबिसार किसका समकालीन था? तो जो बिंबिसार समकालीन था वो गौतम बुद्ध का था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कहीं पे आता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो किसके समकालीन थे? गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे? बिंबिसार के समकालीन थे, ठीक है, गौतम बुद्ध। तो नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो बौद्ध ग्रंथ की बात कर रहा है, तो बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है वो करता है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय यहाँ पे दिया है, तो अंगुत्तर निकाय करता है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। और अगर पूछा है कि कौन सा जैन ग्रंथ है, तो जैन ग्रंथ भी कौन सा आएगा, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैन ग्रंथ में भी। तो जैन ग्रंथ में क्या आएगा, जो भगवती सूत्र है वो क्या करता है, वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है जैन ग्रंथ में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, 326 ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा जो पोरस के विरुद्ध युद्ध लड़ा था वो हाइडेस्पिस का युद्ध, ठीक है। तो क्या कौन सा युद्ध लड़ा था 326 में सिकंदर और राजा पोरस के बीच? वो था कौन सा? हाइडेस्पिस का युद्ध। और इसे ही कौन सा युद्ध कहते हैं? झेलम का युद्ध, इसे यही है, ठीक है, झेलम का युद्ध। और झेलम को जो हाइडेस्पिस कहते हैं वो यूनान में हाइडेस्पिस कहा जाता है, झेलम को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हरेक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु था बिंबिसार का पुत्र, ठीक है। और बिंबिसार कौन था? हरे वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है। अजातशत्रु ने क्या किया था? बिंबिसार की हत्या की थी और गद्दी पे बैठ गया था, और कुणी कहा जाता था, ठीक है, अजातशत्रु को। और उदयन ने क्या किया था? उदयन था अजातशत्रु का बेटा, अजातशत्रु का बेटा था उदयन, ठीक है। उदयन ने क्या किया था? अजातशत्रु को मार के क्या किया था? गद्दी पे बैठा था, ठीक है, उदयन। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, नंदवंश का अंतिम शासक था। तो जो नंदवंश का अंतिम शासक था वो कौन था? इंपॉर्टेंट है। नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद, ठीक है, घनानंद। और जो घनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अगर पूछा है कि नंदवंश का संस्थापक कौन था, इंपॉर्टेंट है, नंदवंश का अगर संस्थापक की बात करें तो कौन था? इसी के टाइम पीरियड पे जो हुआ था ना, घनानंद के टाइम पीरियड पे, उसी टाइम पे जो सिकंदर था उसने आक्रमण किया था, ठीक है, किस पे? भारत पे आक्रमण किया था सिकंदर ने। तो सिकंदर का सामना करना पड़ा था इसने, और इसके बाद नंदवंश समाप्त हो गया था। नंदवंश की जो स्थापना की थी वो महापद्म नंद ने की थी, और जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। और सिकंदर का जो पहला आक्रमण हुआ था 326 में, ठीक है, 326 BC में जो पहला आक्रमण हुआ था ना सिकंदर का, उसका सामना किसने किया था? तो घनानंद ने किया था, नंद शासक घनानंद ने। नेक्स्ट देखते हैं अगर हमारा, हरेक वंश से मगध के पहले शासक थे। तो हरेक वंश से मगध के जो पहले शासक थे कौन थे? बिंबिसार थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राजगृह थी 4वीं सदी ईसा पूर्व मगध की राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो मगध की जो राजधानी को स्थानांतरित की थी, चौथी जो ईसा सदी पूर्व के बाद क्या कह रहे हैं, मगध की जो राजधानी स्थानांतरित कर दी थी उसके बाद कहाँ करी थी? पाटलिपुत्र करी थी, ठीक है। पाटलिपुत्र किसने की थी? उदयन ने की थी। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? वो भी उदयन ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हाइडेस्पिस, ठीक है। हाइडेस्पिस किसको कहते हैं? झेलम को कहते हैं हाइडेस्पिस यूनान में। तो हाइडेस्पिस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच मध्य हुआ था? तो हाइडेस्पिस का हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, ठीक है। और कब हुआ था? 326 BC में हुआ था, ठीक है। और हाइडेस्पिस किसको कहते हैं? तो ये यूनान में कहते हैं, किसको? झेलम नदी को, ठीक है, यूनान। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, राजा अजातशत्रु के जो राजा अजातशत्रु थे वो किस वंश के शासक थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु किसके वंश के शासक थे? हरेक वंश के शासक थे, ठीक है। और हरेक वंश के जो अगर संस्थापक की बात करें तो हरेक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार थे, ठीक है, बिंबिसार के थे, हरेक वंश के संस्थापक थे। और अजातशत्रु के थे बिंबिसार के बेटे थे, और अजातशत्रु का बेटा उदयन था जिसने क्या किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, नंद राजवंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद था, इंपॉर्टेंट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था घनानंद, ठीक है, घनानंद क्या था? अंतिम शासक था, जिसने क्या किया था? सिकंदर का जब युद्ध हुआ था ना भारत पे 326 BC में, तो इसका सामना घनानंद ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, नेक्स्ट है ग्रीक यूनानी, ठीक है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया? तो घनानंद को कहा गया, ठीक है। ग्रीक जो यूनानी थे उन लेखकों ने अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया घनानंद के लिए, ठीक है। और घनानंद क्या था? अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, बहुत क्रूर शासक था ये। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था सिकंदर ने? 326 में। और हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था, ठीक है, झेलम का युद्ध हुआ था, ठीक है, झेलम का युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ था, ठीक है। और इस टाइम पे भारत पे शासन कौन कर रहा था? तो नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद कर रहा था, ठीक है, घनानंद। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? ठीक है, तो नंदवंश के शासक घनानंद के क्या किया था? घनानंद ने
एक कहानी है इनकी। घनानंद ने क्या किया था, जो चाणक्य थे ना उनको अपने दरबार से निकाल दिया था, ठीक है, निकाल दिया था। उसके बाद चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने किया चंद्रगुप्त को तैयार, ठीक है, चंद्रगुप्त को तैयार किया चाणक्य ने, और घनानंद से लड़ने के लिए भेज दिया, ठीक है। जहाँ पे क्या हो गया था, वॉर हो गई थी इन दोनों के बीच, और घनानंद क्या हो गया था, हार गया था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या, मौर्य वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो घनानंद के खिलाफ लड़ा था, ठीक है, नंदुवंश के खिलाफ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा। तो सेल्यूकस ने किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, तो कौन मौर्य शासक थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किसके साम्राज्य को उखाड़ा। तो मगध में जो साम्राज्य को उखाड़ा था वो घनानंद का साम्राज्य था, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो गौरवशाली जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी 322 ईसा में, वो किसने की थी, नंदवंश को हरा कर, ठीक है। नंदवंश के जो घनानंद का शासन चल रहा था ना, उसको हराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और घनानंद क्या था, नंदवंश का अंतिम शासक था, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, यूनानी शासकों में से किसने मैगसनी को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो सेल्यूकस निकेटस था ना, उसने क्या किया था, यूनानी शासक था, ठीक है। उसने क्या किया था, मैगस्थनीज को क्या किया था, सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त दरबार के भेजा था, ठीक है, दरबार में भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो सिकंदर और पोरस ने कौन सी लड़ाई थी, झेलम का युद्ध लड़ा था, ठीक है। 326 बीसी में झेलम का युद्ध लड़ा था इन्होंने। और इसे जो झेलम है उसे यूनान में क्या कहा जाता है, हाइडेस्पिस कहा जाता है, ठीक है। यूनान में झेलम को हाइडेस्पिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो बुद्ध का समकालीन शासक हर एक शासक था, ठीक है। हर एक शासक बिंबिसार जो था वो बुद्ध का समकालीन शासक था, इंपॉर्टेंट है, बिंबिसार जो था वो बुद्ध का समकालीन था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा इंगित किया जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान इंगित किया जाता है वो किसके द्वारा आता है, जो अशोक मौर्य है ना उनके रूमिनदेही जो स्तंभ है उससे क्या किया जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान को इंगित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा कौन सा युद्ध 326 ईसा पूर्व में महान सिकंदर द्वारा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया। तो कौन सा था ये, हाइडेस्पिस का युद्ध था, ठीक है। कब हुआ था, 326 बीसी में, इंपॉर्टेंट है। हाइडेस्पिस यूनान में क्या कहते हैं, यूनान में हाइडेस्पिस किसको कहते हैं, वो कहते हैं झेलम नदी को, ठीक है। झेलम जो है उसको कहते हैं यूनान में झेलम। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा हाइडेस्पिस का युद्ध किन किन दो राजाओं के मध्य हुआ था। तो ये जो रिपीटेड सवाल है ना, एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, सब सारे। तो ये हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच, कब हुआ था, 326 बीसी में, झेलम नदी के किनारे, ठीक है, नीलम नदी के तट पे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया। तो अशोक के शिलालेख सबसे पहले कब पढ़े गए थे, 1837 में, ठीक है। किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे 1837 में किसने, अशोक के शिलालेखों को। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था। यानी पूरे भारत और बौद्ध जो सिलोन में जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया था, कैसे किया था, धर्म महामात्रों को भेजकर, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी ना, इसलिए की थी क्योंकि क्या करना था, उनको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम श्रवण बेलगोला में बिताए। और क्या किया इन्होंने, संलेखन विधि, ठीक है, संरेखण विधि से क्या किया था इन्होंने, आत्मदाह किया था। इसमें क्या होता है, भूखा रह के क्या किया जाता है, जीवन मतलब भूखे पेट रह के प्राण त्यागे जाते हैं, ठीक है। प्राण क्या कर दिए थे इन्होंने, भूखे पेट रह के प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। और ये किसके साथ गए थे वहाँ पे, ठीक है, श्रवण बेलगोला में किसके साथ गए थे। तो जब ये मानते थे बौद्ध धर्म को, ठीक है, उनमें इसमें क्या होता है, सॉरी जैन धर्म को मानते थे। और जो जो विभाजन हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर में ना उनका, तो दिगंबर के जो संस्थापक थे भद्रभाव, ठीक है, भद्रभाव के साथ कहाँ गए थे, ये गए थे भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला में, ठीक है। इसलिए क्या हुआ था वहाँ पे, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे वहीं पे श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने कौन से प्रतीक मौर्य वंश से अपनाए। तो मौर्य वंश से जो भारत सरकार ने प्रतीक अपनाए, सांड घोड़ा चार शेर, ठीक है, सांड घोड़ा और चार शेर अपनाए किसने, भारत सरकार ने। और अशोक स्तंभ भी अपनाया, पर ऑप्शन में नहीं होगा वो, इसलिए नहीं लगाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। तो सांची का स्तूप का जो निर्माण करवाया था अशोक ने करवाया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में प्रार्थक का नक्कीकरण है, ठीक है, यानी किसकी नकल है ये पूछना है, ठीक है। किसके जो है वो किसके हैं ये बताना है, वो किसके हैं, वो है पत्थर के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पत्थर के हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा सारनाथ स्तंभ का चक्र किसको इंगित करता है। तो चक्र जो इंगित करता है वो किसको करता है, प्रगति को, ठीक है, प्रगति को। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा धूमेक स्तंभ कहाँ है। तो जो धूमेक स्तंभ है वो कहाँ पे है, सारनाथ पे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा सारनाथ में स्थित
स्थित किस स्तूप का निर्माण, ठीक है, सारनाथ में स्थित कौन से स्तूप का निर्माण महान जो सम्राट थे अशोक, ठीक है, सम्राट मौर्य अशोक सम्राट ने किया था। यह जो है वो भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो कौन सा है ये जो महान सम्राट अशोक ने इसका निर्माण किया था, वो क्या था, धमेक का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, धमेक का निर्माण करवाया था उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई जो बराबर गुफाएं हैं निम्नलिखित में से किस काल की है। तो बराबर गुफाएं किस काल की है, मौर्य साम्राज्य के काल की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326, ठीक है, हाइडेस पीच का युद्ध कब हुआ था, 326 में। और हाइडेस पीच के जो युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, 326 बीसी में हुआ था। 326 बीसी में किस बीच हुआ था, महाराणा जी के ये हुआ था सिकंदर के बीच, और ये हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच, ठीक है, पोरस के बीच। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किसने या किसे देवाना पीरियड के नाम से जाना जाता है। देवाना पीरियड के नाम से किसे जाना जाता है, अशोक को जाना जाता है, ठीक है, अशोक को जाना जाता है देवाना पीरियड के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं कौन से स्तंभ शैलकृतिक स्तंभों को दर्शाते हैं। तो शैलकृतिक स्तंभों जो दर्शाते हैं वो मौर्य स्तंभ दर्शाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि शैलकृतिक जो स्तंभों को दर्शाते हैं वो मौर्य स्तंभ दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल, ठीक है, मौर्य, गुप्त और मुगल काल के शिलालेखों में युक्त एक स्तंभ कहाँ है। तो एक स्तंभ कहाँ है इनका जो युक्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि तीनों विभिन्न काल है ना, जो मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल, इन शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ है। तो कहाँ पे, इलाहाबाद में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में, पहले ये प्रयाग में था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, और इलाहाबाद कौन ले गया यहाँ से, प्रयाग इलाहाबाद में मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लगभग 600 वर्षों तक परिपत्य रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई। तो लगभग 600 वर्षों तक परिपक्व होने के बाद, रहने के बाद जो सांची की खोज की गई थी वो कब की थी, 1818, ठीक है, यानी 1818 करके याद कर सकते हैं, यानी 1818 में याद की गई थी इनकी खोज। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। तो मौर्य के शासन के दौरान जो बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था, सुदर्शन झील बनाई गई थी, ठीक है, सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार किया था वो किसने किया था, रुद्रदामन ने किया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो किस टाइम पे हुआ था, मौर्य काल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस राज्य में अशोक की जो जौगढ़ है, ठीक है, अशोक की जो जौगढ़ शिला राज्याज्ञा यानी रॉक एडिक्ट स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये है ओडिशा में स्थित, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन सा मौर्य शासक था, अशोक था, इंपॉर्टेंट है भी, बौद्ध धर्म का जो अनुयायी था वो मौर्य शासक अशोक था। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने अपनी जो प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर के सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे। तो पत्थर पे कितने उत्कीर्ण कराए थे, अशोक ने कराए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और अशोक के स्तंभ पहली बार किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे, ठीक है, 1837 में। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया। तो चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ किया था, पहला जो किया था जब मौर्य वंश स्थापित नहीं हुआ था, ठीक है, वो कब किया था, वो किया था नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के खिलाफ किया था। और इनमें इनकी जो सहायता की थी वो की थी चाणक्य ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चाणक्य ने क्या की थी, इनकी सहायता की थी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था। कंटक शोधन जो न्यायालय थे वो मौर्य साम्राज्य में थे, ठीक है। अशोक के लघु अभिलेख कहाँ से मिले। तो अशोक के जो लघु अभिलेख मिले वो मास्की आंध्र प्रदेश से मिले हैं, मास्की और गुजरात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मास्की आंध्र प्रदेश से मिले हैं, और ब्रह्मगिरी कर्नाटक से मिले हैं, सारनाथ बिहार से मिला है, रूपनाथ एमपी से मिला है, और बाबरू और बैरात ये राजस्थान में, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, अशोक के जो लघु स्तंभ मिले हैं वो मिले हैं मास्की आंध्र प्रदेश से, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, और सारनाथ बिहार से, रूपनाथ एमपी से, बाबरू बैरात राजस्थान से। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, भारत उपमहाद्वीपों के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मैगस्थनीज, फाहियान, हेनशांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों की सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम प्रयुक्त है। तो भारतीय जो व्यापारी थे उनके जो योगदान के लिए जो नाम यूज हुआ है वो क्या हुआ है, स्वर्णभूमि यूज हुआ है, ठीक है, इनके लिए यूज नाम। नेक्स्ट देखते हैं, इनके द्वारा ये नाम यूज हुआ था स्वर्णभूमि। सम्राट अशोक किस मौर्य शासक के पुत्र थे। अशोक किसके पुत्र थे, इंपॉर्टेंट है, अशोक जो पुत्र थे वो थे बिंबिसार के, ठीक है, जो अशोक थे वो बिंबिसार के पुत्र थे, इंपॉर्टेंट है। और मौर्य वंश की जो स्थापना किसने की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, किसको हरा के, नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा के। कब हुआ था ये स्थापित, कब हुआ था मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था 322 में, ठीक है, 322 में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो संस्थापक मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य था। कब हुई थी इसकी स्थापना, 322 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्सिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस
ने किस मौर्य शासक के विरुद्ध लड़ा था? सेल्यूकस ने किस मौर्य शासक के विरुद्ध लड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध लड़ा था सेल्यूकस ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध के किसके साम्राज्य को उखाड़ कर फेंका और 322 ईस्वी में गौरवशील मौर्य साम्राज्य की नींव रखी? तो 322 में उन्होंने क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। किससे युद्ध लड़ा था? घनानंद से लड़ा था युद्ध। इसके बाद क्या हुआ था? मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी थी, ठीक है। और घनानंद किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था घनानंद। नेक्स्ट देखते हैं, किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध लड़ा? तो कलिंग युद्ध कब लड़ा था? जब अशोक ने लड़ा था, ठीक है। अपने शासन के 90वें वर्ष क्या किया था? जब इन्होंने राज्य स्थापित किया था 322 में, उसके 90वें वर्ष क्या किया था? इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनी को भेजा था सेल्यूकस निकेटस ने भेजा था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटस ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस किस शहर में मिलेंगी? तो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं कहाँ मिलेंगी? वो मिलेंगी गुजरात में जूनागढ़ में, ठीक है। और जूनागढ़ में क्या है? जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। जो क्या है? पूर्णतः संस्कृत में है, ठीक है। संस्कृत में जो ये अभिलेख पूर्णतः क्या है? संस्कृत में है। और कहाँ पे है? जूनागढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों की किसकी जानकारी मिलती है? जीवन वृत्त की और आंतरिक नीति की। जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेशी नीति की, ठीक है। आंतरिक नीति कैसे होनी चाहिए, जीवन निर्वाह कैसे होना चाहिए और विदेशी नीति कैसे होनी चाहिए, इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें ये सब जानकारी उत्कीर्ण है। शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात में किस शहर में है? तो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं कहाँ से हैं? वो है सातवाहन द्वारा जूनागढ़ में बनाई गई थी। और कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस शासक के लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयोग हुआ है? तो एका ब्राह्मण शब्द जो प्रयोग हुआ है इसलिए हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए क्या हुआ है? एका ब्राह्मण शब्द प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? तो कलिंग नरेश जो था खारवेल, उसका संबंध किस राजवंश से था? ये बताएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो संबंध था वो किससे था? महामेघवाहन वंश, ठीक है। महामेघवाहन वंश से था कलिंग नरेश खारवेल का संबंध। और जो खारवेल था ना, इसी जो महामेघ वंश का था उसे ही चेदी वंश कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि खारवेल जो महामेघवाहन वंश का था इसे ही चेदी वंश कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, अब अगला हमारा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा ग्रीक, हिंदू, यूनानी, बैक्ट्रियाई, शक, पल्लव और पार्थियन और कुषाण, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे अब हम। तो देखते हैं पहले सवाल से, बौद्ध धर्म महायान हिनयान में किस शासक के समय विभाजित हुआ था? तो महायान और हिनयान में जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था वो कुषाण के टाइम पीरियड पे हुआ, ठीक है। कुषाण के शासक कनिष्क के टाइम पीरियड पे हुआ था। और जो चौथी बौद्ध संगीति है ना, फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी 102 AD में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। और किसके टाइम पे हुई थी? कनिष्क के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हाइडेस्पिस का युद्ध किन किन राजाओं के बीच हुआ? तो हाइडेस्पिस का जो युद्ध हुआ था किन के बीच हुआ? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 326 BC में हुआ था, ठीक है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच। और हाइडेस्पिस को यूनान में जो झेलम नदी है ना उसको हाइडेस्पिस कहा जाता है यूनान में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, कनिष्क किस वर्ष राजा सिंहासन पर आरूढ़ हुए? यानी कनिष्क कौन से वर्ष राजा सिंहासन में बैठे? तो ये बैठे थे 78 ईस्वी में, ठीक है। और 38 में कौन सा संवत चला था? इंपॉर्टेंट है। 58 में कौन सा चला था ये बताइए? 58 में चला था विक्रम संवत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शक संवत कम चला था? कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिसिस कौन था? कुषाण वंश का क्या था? संस्थापक था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसी के टाइम और कुषाण वंश के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? रेशम मार्ग में जो चीन से रेशम आता है ना, उस रेशम मार्ग में क्या किया था? कुषाणों ने टैक्स लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने मुद्रित किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 में। और उस टाइम पे जो 326 ईसा में भारत पे जो शासन चल रहा था वो किसका चल रहा था? तो घनानंद का चल रहा था, ठीक है। घनानंद कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, और जिसको मार करके किया था मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? तो गांधार कला जो साम्राज्य के समय विकसित हुई थी वो कुषाण के टाइम पीरियड पे हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, प्राचीन भारत में मछली पकड़ने ग्रीक यूनानियों के साथ व्यापार करने के लिए किस बंदरगाह का प्रयोग होता था? तो अरीमकेटु था ना, अरिकमेडु जो बंदरगाह था उस टाइम पे क्या होता था? जो ग्रीक रोमन थे उनसे व्यापार करने के लिए और मछली पकड़ने के लिए ये बंदरगाह यूज होता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट बंदरगाह है ये। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, यूनानी शासकों में किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त दरबार में भेजने वाला कौन था? सेल्यूकस निकेटस था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। अशोक घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है, ठीक है, बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अशोक घोष ने लिखा है। की रचना की
किसके दरबार में रहते थे? तो अशोक घोष ने, जिसने बुद्धिचरित्र की रचना की थी, पूछा रहा है कि वो किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि अशोक घोष थे कनिष्क के दरबारी, जिसने क्या लिखी थी? बुद्धिचरित्र लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम में जो 5 रथों का निर्माण हुआ है, ठीक है, 5 जो रथ मंदिर है उनका निर्माण हुआ है, वो किस राजवंश ने कराया था? वो पल्लव राजवंश ने कराया है। ठीक है, महाबलीपुरम में 5 जो रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था वो पल्लव राजवंश ने कराया था। और किससे संबंधित है? ये महाभारत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये महाभारत के जो उनके जो वो है ना कैरेक्टर, उनसे संबंधित है। ठीक है, ये मंदिर सारे। अब आगे देखते हैं हिंदी, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। ठीक है, तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पिछली बार भी, पर एक बार रिपीट कर लेते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक थे कटविशेष। ठीक है, कटविशेष प्रथम। और नेक्स्ट देखते हैं जो ग्रीक थे ना यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंटरमीज किसे कहा गया? तो घनानंद को कहा गया था अग्रमीज या जेंटरमीज। घनानंद के टाइम पीरियड जब अशोक वो आए थे ना, कौन? सिकंदर आया था 326 बीसी में, तब भारत पे शासन चल रहा था घनानंद का। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया? तो सिकंदर ने भारत पर जो हमला किया था 326 में करा था, और किया था 326 ईसा पूर्व में। और उस टाइम पे जो शासन था वो किसका था? घनानंद का था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी? तो गांधार कला किस साम्राज्य के टाइम पीरियड में विकसित हुई? तो कुषाण के टाइम पीरियड पे हुई थी। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा? तो मौर्य जो सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में जो सेल्यूकस ने जो मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, वो किसके बीच लड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। ठीक है, और मैगस्थनीज को, जो मैगस्थनीज आगे बताता हूँ ये वाला पॉइंट मैं आपको। अगला हमारा अगला देखते हैं शकों के कुछ राज्य लगभग कितने वर्षों तक टिके रहे? तो शकों के लगभग कुछ राज्य तो पहले निपट गए थे, पर कुछ राज्य कब तक टिके रहे? तो 500 वर्षों तक टिके रहे। ठीक है, शकों के 500 वर्षों तक क्या गए थे? कुछ राज्य टिके रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं यूनानी शासकों में से किसने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ये सवाल बताया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दरबार में जो मैगस्थनीज को भेजा था वो सेल्यूकस निकेटस ने भेजा था। ठीक है, और उसके हाथ युद्ध भी हुआ था उसके बाद सेल्यूकस का। नेक्स्ट देखते हैं अगला है किसके शासनकाल में हिंशुआंग ने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया? तो पल्लव की राजधानी जो कांचीपुरम का हिंशुआंग ने किया था। हिंशुआंग ने अपनी जो यात्रा वृत्ति लिखी थी ना, यात्रा वृत्तांत लिखा था, वो शिव की लिखा था। ठीक है, हिंशुआंग ने लिखा था शिव की लिखा था यात्रा वृत्तांत। और इन्होंने पूछा रहा है कि जो कांचीपुरम में जो भ्रमण किया था वो किसके टाइम पीरियड पे किया था? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भ्रमण इन्होंने किया था जो उस टाइम पीरियड पे जो राजा थे नरसिंहवर्मन प्रथम के टाइम पीरियड पे। अरबियों ने मुल्तान में क्या क्या नाम दिया? तो अरबियों ने जो मुल्तान को नाम दिया था वो क्या क्या दिया था? स्वर्ण नगरी दिया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं कौन से पल्लव राजा थे? उन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और उनका वध करके वातापिकोड़ा की जो उपाधि धारण की, खिताब लिया। ठीक है, तो पल्लव राजा चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनकी हत्या कर दी, किसने की थी? और वातापिकोण की उपाधि ली थी, वो थी नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंहवर्मन प्रथम ने क्या किया था? वातापिकोण की उपाधि ली थी और चालुक्य शासक जो थे पुलकेशिन द्वितीय की को पराजित कर उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं महाबलीपुरम था ना जो, वहाँ पे महाबलीपुरम में जो 5 रथ मंदिर हैं उनके निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम कराया था। पल्लव वंश से ये क्या है जो संबंधित है? पल्लव वंश। ठीक है, नरसिंहवर्मन प्रथम क्या है? पल्लव वंश से संबंधित है। उन्होंने क्या किया था? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों के 4 रथ। ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर रथ और भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल रथ, सहदेव रथ हैं। पूछा रहा है कि 5वें रथ का क्या नाम है? ठीक है, जो वहाँ पे रथ है ना उनके नाम बताए हैं यहाँ पे। पहला रथ का नाम है वो है धर्मराज रथ या युधिष्ठिर रथ। ठीक है, धर्मराज या युधिष्ठिर रथ है पहला। दूसरा है भीम रथ। ठीक है, तीसरा है अर्जुन रथ, चौथा है नकुल रथ। ठीक है, और 5वां है सहदेव। नकुल और सहदेव एक ही है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं आपको कौन कौन से रथ हैं। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल और सहदेव रथ। ठीक है, तो 5वां है द्रौपदी रथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 5वां द्रौपदी रथ। और किसका निर्माण किसने कराया था? पल्लव ने कराया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पल्लव वंश ने कराया था। और पूछा है कि पल्लव वंश के किस शासक ने कराया था? तो इन सबका जो निर्माण कराया था पल्लव वंश के नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया। नरसिंह। ठीक है, गुप्त साम्राज्य, तो शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य। तो विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? तो विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? 57। ठीक है, 57 ईसा पूर्व क्या हुआ था? विक्रम संवत आरंभ हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय ने क्या किया था? ये किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उन्होंने क्या किया था? विक्रम संवत शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा चीनी यात्री फाहियान। ठीक है, फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कुमारगुप्त। इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी।
और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था ना, उसकी जो स्थापना की थी वो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और कुमारगुप्त था वो गुप्त साम्राज्य का कुमारगुप्त ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, इंपॉर्टेंट है, वो था विष्णुगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और इसी के प्रमाण मिले, ठीक है। उसके बाद स्कंदगुप्त भी था, तो प्रमाणिक जो है ना वो वैसे स्कंदगुप्त है, ठीक है, प्रमाणिक स्कंदगुप्त में मिले हैं और विष्णुगुप्त कुछ राइटर विष्णुगुप्त को भी मानते हैं। तो एग्जाम में विष्णुगुप्त करेक्ट आंसर था, तो इसलिए विष्णुगुप्त हमने सही कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो महाराजाधिराज की जो उपाधि ली थी पहला गुप्त शासक वो चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में निर्मित धातुओं थी। तो गुप्त काल में जो निर्मित धातुएं थी सोना, चांदी, तांबा, लोहा, शीशा था, ठीक है। तीन जो था वो नहीं था गुप्त काल में। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ, गुप्त काल में कौन कौन सी धातुओं का यूज हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला था सोना, चांदी, तांबा, लोहा, शीशा और टिन नहीं था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, उस राजा का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था, ठीक है। उस राज्य का नाम बताएं जो चंद्रगुप्त मौर्य को लिच्छवी से क्या मिला था, दहेज में मिला था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वो मिला था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना अगर किसने की थी सर्वप्रथम, तो उज्जैन ने की थी। और राजधानी कौन ले गया था पाटलिपुत्र सर्वप्रथम, तो उज्जैन ही ले गया था, ठीक है, राजधानी भी सबसे पहले। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था। तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिनार कहा जाता है गुप्त काल में सोने के सिक्के। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे। तो गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे, विष्णुगुप्त थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, गुप्त शासकों ने कौन सा एक कर लगाया जो प्रत्येक उस खेतिहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। तो प्रत्येक उस खेतिहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था, ठीक है, जिसके घर में हल मिलेगा उसको उससे क्या लिया जाता था, ये कर लिया जाता था। कौन सा ऐसा कर है, तो गुप्त टाइम पीरियड पे वो लिया जाता है हलिया कर, ठीक है। हलिया कर क्या लिया जाता है, प्रत्येक उस घर से लिया जाता है जहाँ पे हल मिलता था, जिसके घर जो हल का यूज करता था। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों, ठीक है, उपलब्धियों या उपलब्धियां क्या की हैं, अभिलेखित की गई हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें समुद्रगुप्त की क्या की गई उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है, जो अपनी विजय और नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। जो उनकी विजय लिखी है, जिनमें उनके विजय के अभियान लिखे हैं और नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से लिखे हैं, वो किस में है, वो कहाँ पे है, वो इलाहाबाद पर्याग स्तंभ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद पर्याग स्तंभ में ये सब जानकारी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था। तो गुप्त साम्राज्य का पहला शासक पूछा रहा है, तो चंद्रगुप्त प्रथम दिया है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का जो पहला शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, गलत है ये। चंद्रगुप्त प्रथम क्या था, पहला स्वतंत्र शासक था, ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। तो गुप्त वंश का जो पहला स्वतंत्र शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, पर गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, ये क्या था, स्वतंत्र शासक था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एरन अभिलेख की रचना की। तो एरन अभिलेख किसने किया था, भानुगुप्त ने देखा। और पहली बार जो सती प्रथा का जो शुरुआत है ना, सती प्रथा का जो पहला वर्णन मिला है वो कहाँ मिला है, एरन अभिलेख में मिला है, ठीक है। भानुगुप्त के सबसे प्राचीन जो अभिलेख है इसमें क्या मिला है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल या गुप्त शासन के दौरान कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया जाता था। तो कहाँ चांदी में जो सिक्का जारी किया जाता था उसे क्या कहते थे, रुपए का, ठीक है, रुपए का कहते थे जो चांदी का सिक्का जारी हुआ है। और दिनार कहा जाता था सोने के सिक्के को, ठीक है, सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के तो रुपए का। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, कौन सा प्राचीन भारत में गणितज्ञ थे। प्राचीन भारत में गणितज्ञ वारामीर थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वारामीर जो थे प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे। नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो मंदिर का कहाँ स्थित है। तो खजुराहो जो मंदिर स्थित है वो कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। एरोला गुफा कहाँ स्थित है। तो एरोला जो गुफा है वो महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एरोला गुफा महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, ऐहोल का दुर्ग मंदिर का कब बनाया गया था। ऐहोल का जो दुर्ग मंदिर बनाया गया था 1400 में बनाया था, ठीक है, 1400 वर्ष पहले बनाया गया था ऐहोल का दुर्ग मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो योग दर्शन योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो पतंजलि थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पतंजलि थे योग दर्शन के प्रतिपादक। और पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, तो ये थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और शुंग वंश के जो संस्थापक हैं वो पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है। और शुंग वंश क्या है, मौर्योत्तर काल के बाद शुरू हुआ ब्राह्मण वंश। शुरू करते हैं पुष्यभूति वंश, ठीक है। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय कब हुई थी। तो पुलकेशिन द्वितीय की जो हर्षवर्धन पर विजय हुई थी वो कब हुई थी, 618 में हुई थी, ठीक है, नर्मदा नदी तट पर हुई थी 618 में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हर्षवर्धन की बल्लभी विजय का वर्णन किस शिलालेख में है। तो हर्षवर्धन की जो बल्लभी विजय का वर्णन है वो कहाँ पे है, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में, ठीक है, बल्लभी विजय का जो वर्णन है नवसारी ताम्रपत्र में है। किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को जो हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ठीक है, 618 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा, तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेनशांग, ठीक है, हेनशांग क्या कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार या तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेनशांग को। ने किस सम्राट के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो जो हेनशांग था उसने कौन से सम्राट के टाइम पीरियड पे भारत का दौरा किया था, तो हेनशांग, ठीक है, हेनशांग के टाइम पीरियड पे क्या किया था, जो हेनशांग क्या है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है, भारत। नेक्स्ट देखते हैं, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई
राजवर्धन की मृत्यु के बाद कहाँ कहाँ पर जो किया था, पूछा रहे कि राजवर्धन क्या था, हर्षवर्धन का भाई था, ठीक है, राजवर्धन। उसके बाद पूछा रहे कहाँ कहाँ पर सिंहासन प्रभुत्व स्थापित किया था, तो सिंहासन कहाँ कहाँ पर स्थापित किया था ये पूछा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने किया था कन्नौज में और थानेश्वर में, ठीक है, कन्नौज और थानेश्वर को एक साथ मिला दिया था उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा हर्षचरित, ठीक है। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक है। हर्षचरित किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी, जो उनके दरबार के कवि द्वारा संस्कृत में लिखी थी, संस्कृत में लिखी है, ठीक है, हर्षचरित संस्कृत में लिखी थी। तो पूछा रहा है कि मैं लिखी गई वह कौन थे, तो लिखने वाले कौन थे ये पूछा रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि बाणभट्ट थे। हर्षचरित जो लिखा था बाणभट्ट ने लिखा था, किसमें लिखा था, तो संस्कृत में लिखा था, ठीक है, संस्कृत में ये क्या लेख लिखा गया था उनका जीवनी। नेक्स्ट देखते हैं पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था वह किस राजवंश के संस्थापक थे, तो पुष्यभूति किस राजवंश के थे, पुष्यभूति थे पुष्यभूति वंश के, ठीक है, और यह वर्धन वंश। और इसके जो राज दरबारी थे या इनके जो कहा जाए तो योग इनके दरबार में कौन रहते थे, तो पतंजलि थे, ठीक है, पतंजलि जो थे इनके दरबार में क्या रहते थे, राजवैद्य के रूप में रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, तो प्राचीन भारत का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो कौन सा, ताम्रलिप्ति था, ठीक है, ताम्रलिप्ति क्या था, प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। नेक्स्ट देखते हैं किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया जब उसने दक्कन में चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया था, ठीक है। हर्षवर्धन को तब किसने पराजित किया जब उसने पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, उनको पराजित कर दिया था। हर्षवर्धन के शासन कब से कब तक रहा, लगभग रहा, ठीक है। हर्षवर्धन के शासन पूछा रहा है कि कब किया, ठीक है, हर्षवर्धन ने शासन कब किया, इंपॉर्टेंट है, 14 वर्ष जो साल थे उनसे पहले, यानी 14 ईसा पूर्व 14 वर्ष पूर्ण क्या किया था, हर्षवर्धन ने शासन किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा हिंशुआंग कितने वर्ष तक हर्षवर्धन के दरबार में रहा, तो हर्ष के दरबार में जो हिंशुआंग रहा था वो कब तक रहा था, 8 साल तक रहा था, ठीक है, हर्ष के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे कौन, बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट ने क्या लिखी थी, हर्षचरित लिखा था बाणभट्ट ने, ठीक है, हर्षचरित। हर्षचरित की रचना हर्षचरित किसकी जीवनी है, तो हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक है, हर्षचरित किसकी जीवनी है, हर्षवर्धन की जीवनी है, किसने लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था, ठीक है, उनके कौन थे, दरबारी कवि थे बाणभट्ट। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था, तो संगम काल में जो रोमन व्यापार का जो केंद्र था वो था मुसीरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर मुसीरी जो आ जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। संगम काल में जो रोमन व्यापार का जो केंद्र था वो था मुसीर। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा संगम युग का तोल्कापियम का सबसे बड़ा कार्य था, तोल्कापियम का कार्य क्या था, संगम काल में जो तोल्कापियम था वो मुख्य क्या था, तमिल साहित्य को विकसित करना था, ठीक है, इसका मुख्य कार्य। नेक्स्ट देखते हैं चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और बाद में आदित्य प्रथम राजा बना, ठीक है, बाद में क्या है कि आदित्य प्रथम राजा बना, तो वो कौन था विजयालय था, ठीक है, जिसने क्या किया था, चोल वंश की स्थापना की थी, चोल राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं तमिल महाभारत शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया है, तो तमिल जो महाभारत है शिल्पाधिकारम का जो लेखक किया है इलंगो आदिगल ने किया है, ठीक है, इलंगो आदिगल ने क्या किया था, तमिल जो व्याकरण था शिल्पाधिकारम का लेखन किया था इलंगो आदिगल। नेक्स्ट देखते हैं तोल्कापियम किस भाषा का एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है, तो तोल्कापियम जो व्याकरण है वो तमिल भाषा का व्याकरण है, ठीक है। पूछा जाए कि तोल्कापियम व्याकरण का जो विकास हुआ था कब हुआ था, संगम काल में हुआ था और तमिल व्याकरण है ये। नेक्स्ट देखते हैं चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेखित मिलता है, तो ग्राम प्रशासन के बारे में जो चोल काल में मिला है वो किस में मिला है, उत्तर मेरू, ठीक है, उत्तर मेरू में क्या मिला था, इसका वर्णन मिला था चोल वंश में ग्राम प्रशासन का। नेक्स्ट देखते हैं चोल राजवंश से उभरने वाला, ठीक है, चोल राजवंश से जो उभरने वाला प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था ये बताना है, तो चोल राजवंश से उभरने वाला पहला जो महत्वपूर्ण शासक था वो राजराज चोल था, ठीक है, राजराज चोल। नेक्स्ट देखते हैं चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा, ठीक है, पूछा रही चोल राज्य जो था उसको कौन से राष्ट्रकूट के आक्रमण को झेलना पड़ा था, तो कृष्ण तृतीय था, कृष्ण तृतीय का क्या हुआ, आक्रमण किया था, तो राष्ट्रकूट से संबंधित था, उसको चोल ने झेला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा शाही चालुओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का अर्थ है, तो जो शाही जो चालुक्य थे ना, बुझा रहा है कि उनमें जो उनके जो राजस्व प्रशासन के संबंध में, ठीक है, शाही जो चालुक्य थे उनके राजस्व प्रशासन के संबंध में जो शालाभोग है उसका शब्द का अर्थ क्या है, तो विद्यालय में रख रखाव हेतु दान की गई भूमि क्या है, शालाभोग, ठीक है, विद्यालय में जो रख रखाव हेतु दान की गई भूमि थी वो क्या थी, शालाभोग थी, ठीक है, और ये है चालुक्यों के संबंध में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक जो उत्तरवर्ती चालुक्य शासक थे ना, कौन सा ऐसा कवि है जिसने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक जो थे विक्रमादित्य सृष्टि, ठीक है, विक्रमादित्य क्या हो गया, छठे विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी, तो विक्रमादित्य जो षष्ठ की जो जीवनी लिखी थी वो किसने लिखी थी, विल्हण ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विल्हण ने लिखी थी विक्रमादित्य 6 की जीवनी, और ये चालुक्य शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं
कटु सत्यता को दर्शाने वाला, ठीक है, कटु सत्यता को तो दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम, ठीक है, मृच्छकटिकम किस पे है, सामाजिक नाटक है जो क्या है, कटु सत्यता को दर्शाने वाला, ठीक है, यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी, ठीक है। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है अगर आए तो, मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, और इसलिए लिखा किसने था, तो लिखा है जो शूद्रक ने लिखा है, ठीक है, मिट्टी की जो छोटी गाड़ी होता है मृच्छकटिकम का मतलब, और ये शूद्रक ने लिखा। नेक्स्ट देखते हैं, किसने गंगे कोट चोला या गंगा नदी में गंगा नदी के विजेता की उपाधि ली, ठीक है, यानी गंगे कोट चोल की उपाधि लेने वाला शासक कौन था, तो राजेंद्र प्रथम था, ठीक है, और ये चोल राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल प्रथम था ये। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा पल्लव वंश या चालुक्य वंश, ठीक है, तो शुरू करते हैं चोल पहले से। तो चोल साम्राज्य के संबंध का जो सॉरी चोल साम्राज्य के जो है संस्थापक का नाम बताना है, ठीक है, जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिससे बाद वह आदित्य प्रथम राजा बना, तो विजयालय था, ठीक है, चोल राजवंश का ऐसा शासक जिसने तंजौर पर कब्जा किया और आदित्य प्रथम राजा बना, उसके बाद तो विजयालय था वो संस्थापक। नेक्स्ट देखते हैं, किसने नेक्स्ट अगला हमारा, किसके शासनकाल में हिंसांग ने पल्लवों की राजधानी जो थी कांचीपुरम में भ्रमण किया था, तो नरसिंहवर्मन प्रथम के टाइम पीरियड पे हिंसांग जो था वो कहाँ आया था, कांचीपुरम में आया था, ठीक है, जो कांचीपुरम क्या है, कांचीपुरम है पल्लवों की राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य का आक्रमण किया था, तो हर्षवर्धन पे किसने आक्रमण किया था, जब उसने क्या किया था, जब उसने चालुक्यों पे आक्रमण किया था, ठीक है, चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था, तब उसको किसने पराजित किया था, उसको पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, कौन से पल्लव राजा, ठीक है, कौन से पल्लव राजा हैं ने जिसने क्या किया था, चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वाताभिकोण की खिताब लिया था, तो वाताभिकोण का खिताब किसने लिया था, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उनकी मृत्यु करके, तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने क्या किया था, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और वाताभिकोण की उपाधि ली थी। नेक्स्ट हमारा अगला है, कांचीपुरम के कैलाश मंदिर यानी शिव मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर जो है कांचीपुरम में शिव मंदिर है ये, और जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसे ये किसने बनाई थी बताएं, ठीक है, जो बनाया था वो बनाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनाया था, और पल्लव वंश के संबंधित है नरसिंहवर्मन द्वितीय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नरसिंहवर्मन जो द्वितीय है वो पल्लव वंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, और जो जो कांचीपुरम में कैलाश मंदिर बनाया था ना वो नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनाया था, पर जो कैलाश मंदिर बनवाया था नॉर्मल राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने बनाया था, ठीक है, कांचीपुरम का नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल बोल रहा हूँ, दो नॉर्मल कैलाश मंदिर बनाया था वो कृष्ण जो राष्ट्रकूट के जो शासक थे ना वो कृष्ण प्रथम ने बनाया था नॉर्मल कैलाश मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा बादामी, तो जो बादामी है, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले, ठीक है, से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी बताना, तो ऐहोल के थी उनकी राजधानी थी, ठीक है, बादामी चालुक्यों के अगर बादामी जाने से पहले अगर पूछा जाएगी उनकी राजधानी कहाँ थी, तो ऐहोल थी। नेक्स्ट है हमारा, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, पुलकेशिन प्रथम थे, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम थे चालुक्य वंश के संस्थापक। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा एलोरा जो गुफा है वो कहाँ है, तो एलोरा गुफा का कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एलोरा गुफा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम में पंच रथ मंदिरों का निर्माण किस राजा ने कराया, तो 5 जो रथ मंदिर थे वो किसने कराए थे, वो पल्लव वंश ने कराए थे, ठीक है, उनका निर्माण युधिष्ठिर भीम अर्जुन ये सब नकुल सहदेव और पांचाल थे ना, वो कहते सॉरी पांचाली द्रौपदी थे, तो ये 5 मंदिर थे, तो उन्होंने उनका निर्माण किसने कराया था, पल्लव वंश ने कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम में पंच रथ मंदिरों का 4 रथ मंदिर जो धर्म है, 4 मत मंदिर, धर्म युधिष्ठिर, ठीक है, धर्म युधिष्ठिर हो गया, भीम दूसरा हो गया, तीसरा अर्जुन हो गया, चौथा नकुल सहदेव हो गया, 5वां कौन सा था ये बताना है, तो 5वां द्रौपदी था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है, ऐरावतेश्वर मंदिर किस साम्राज्य का उदाहरण है, तो ऐरावतेश्वर मंदिर किस साम्राज्य का उदाहरण, इंपॉर्टेंट है, ऐरावतेश्वर मंदिर है चोल साम्राज्य का उदाहरण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चोल साम्राज्य का उदाहरण है ऐरावतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं, रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे, तो रवि कीर्ति कौन से राजवंश के दरबारी कवि थे, इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालुक्य के, ठीक है, चालुक्य के जो दरबारी थे वो रवि कीर्ति थे। नेक्स्ट देखते हैं, ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कितने वर्षों पूर्व बनाया गया था, तो ऐहोल का जो दुर्गा मंदिर बनाया गया था वो 14 वर्ष पूर्व बनाया था, ठीक है, 14 साल पहले ऐहोल का दुर्गा मंदिर बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, कंबोडिया में स्थित अंकोर, ठीक है, अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनाया था, तो कंबोडिया में स्थित जो अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर है वो किसने बनाया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने क्या कराया था, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का क्या बनाया था, प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, बृहतेश्वर गुफा या बृहतेश्वर मंदिर कहाँ है, तो बृहतेश्वर जो मंदिर है वो तमिलनाडु में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है, और लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में हो जाएगा। और हम्पी के स्मारक का समूह कहाँ है, तो हम्पी के स्मारक का समूह कर्नाटक में, एक बार रिपीट कर लेता हूँ, बृहतेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में,
दिलवाड़ा बृहतेश्वर मंदिर तमिलनाडु, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान, लिंगराज मंदिर ओडिशा और हम्पी में स्मारक का समूह कहाँ है, तो ये कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास में राष्ट्रकूट वंश और कल्याणी के चालुक्य वंश और चोल वंश देखने हैं, तो देख लेते हैं पहले सवाल से। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है, तो चोल वंश में जो ग्राम प्रशासन के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर मेरू में मिलता है इसका उल्लेख, जो ग्राम प्रशासन के बारे में चोल वंश के उत्तर मेरू में। अगला कहते हैं, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो चोल राजवंश से उभरने वाला जो पहला जो महत्वपूर्ण शासक था वो था राजराज चोल प्रथम। ठीक है, और चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा, तो कौन से राष्ट्रकूट का आक्रमण झेलना पड़ा था, कृष्ण तृतीय का। ठीक है, अगला है हमारा, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश के संस्थापक थे वो तैलव द्वितीय थे और चालुक्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक हुए तैलव द्वितीय और चालुक्य वंश के संस्थापक हुए पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, सॉरी पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम क्या है, चालुक्य वंश के संस्थापक है, कल्याणी के चालुक्य क्या है, तैलव द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, किस चोल शासक ने गंगेकोल चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि ली थी, तो गंगेकोल चोल की जो उपाधि ली थी वो राजेंद्र चोल प्रथम ने ली थी। ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगेकोल चोल की उपाधि ली थी। नेक्स्ट देखते हैं, एलोरा गुफा कहाँ है, तो एलोरा गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था कैलाश मंदिर का निर्माण, और थे कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने क्या किया था, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने क्या किया था, कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, अगर राष्ट्रकूटों के संस्थापकों की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। ठीक है, और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो मान्यखेत थी। नेक्स्ट देखते हैं, ऐरावतेश्वर मंदिर किस साम्राज्य का उदाहरण है, तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो उदाहरण है वो किसका है, चोल साम्राज्य का। ठीक है, ऐरावतेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है। दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग किस राजवंश के संस्थापक थे जिन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत में स्थापित की थी, तो दंती दुर्ग जो थे वो थे किसके, राष्ट्रकूट के वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी कहाँ की थी, मान्यखेत। ठीक है, राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी, मान्यखेत थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य श्रेष्ठ, ठीक है, विक्रमादित्य जो श्रेष्ठ की जीवनी लिखी थी, तो विक्रमादित्य श्रेष्ठ की जो जीवनी लिखी थी ना, ये बताना हमने। ठीक है, तो विक्रमादित्य श्रेष्ठ की जो जीवनी लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो लिखी थी विल्हण के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, चोल साम्राज्य में किस कर की वसूली नकद रूप में न देकर जबरन श्रम के रूप में दी जाती थी, तो चोल वंश का ऐसा कौन सा कर था, ठीक है, कौन सा ऐसा टैक्स था जिसकी जो वसूली थी नकद के रूप में। ठीक है, नकद के रूप में न देकर क्या कहती है, जबरन काम कराया गया, श्रम के रूप में ली जाती, तो वेट्टी कर था। ठीक है, ऐसा वेट्टी कर, इसमें क्या होता है, जबरन काम कराया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, वृद्धेश्वर मंदिर तुंजावर की स्थापना 11वीं सदी के आरंभ में किसने की थी, तो तुंजावर जो मंदिर था वृद्धेश्वर का, वहाँ पे उसकी स्थापना किसने की थी ये बताना है, तो चोल शासक ने की थी। ठीक है, चोल शासक तो राजराज चोल ने की थी, क्या, वृद्धेश्वर में तुंजापुर की स्थापना, वृद्धेश्वर मंदिर में वृद्धेश्वर मंदिर की तुंजापुर में स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, रवि कीर्ति किसके दरबार में रहते थे, तो रवि कीर्ति जो रहते थे वो रहते थे चालुक्य के दरबार में। इंपॉर्टेंट है, रवि कीर्ति चालुक्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मान्यखेत। मान्यखेत क्या थी, ये राष्ट्रकूटों की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, और राष्ट्रकूटों की स्थापना किसने की थी, तो दंती दुर्ग ने की थी राष्ट्रकूटों की स्थापना। मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राज्य से, तो मान्यखेत की जो कृष्ण तृतीय का जो संबंध है वो किससे है, राष्ट्रकूटों से है। ठीक है, राष्ट्रकूटों की स्थापना दंती दुर्ग ने, दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग ने। अगला हमारा, किस शासक ने हिरण्यगर्भ, ठीक है, हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था, तो हिरण्यगर्भ नामक जो अनुष्ठान किया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था दंती दुर्ग। ठीक है, और दंती दुर्ग कौन था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं जो राष्ट्रकूटों द्वारा बनाई गई वह कहाँ है, तो एलोरा गुफाएं कहाँ है, औरंगाबाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा गुफाएं, जो किसने बनाई थी, राष्ट्रकूटों ने बनाई थी, राष्ट्रकूटों के संस्थापक दंती दुर्ग। श्री पेरम्बदूर किसका जन्मस्थल है, तो पेरम्बदूर जो जन्मस्थल है वो किसका है, रामानुजन है। ठीक है, रामानुजन किसके गुरु थे, वो कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, बंगाल के राजवंश पाल, सेन और कश्मीर का इतिहास। ठीक है, तो देखते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था, तो प्रतिहार वंश का जो महानतम राजा था वो कौन था, भोज था। ठीक है, मिहिर भोज, जो कहाँ गंगुतेल कहाँ राजा भोज है, उसी की जहाँ कहाँ जो ये दोहा है ना, जो ये मुहावरा है मतलब कटाक्ष टाइप में, तो इसका जो राजा भोज है वही राजा भोज है। ठीक है, मिहिर भोज। नेक्स्ट है हमारा, पाल वंश के पतन के बाद, ठीक है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना जो शासन स्थापित किया था ये बताना है, तो सेन वंश ने क्या किया था, स्थापना की थी। ठीक है, बंगाल में जो अपना जो पाल वंश समाप्त हो गया था उसके बाद किसने स्थापना की, तो सेन वंश की स्थापना हुई थी पाल वंश के बाद। मिहिर भोज किस वंश का शासक था, मिहिर भोज था प्रतिहार वंश का शासक। ठीक है,
अगला हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, ठीक है। और नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त था, ठीक है। कुमार जो गुप्त था उसने क्या की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में है? तो मशहूर जो लिंगराज मंदिर है वो कौन से शहर में है? वो है भुवनेश्वर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर में मशहूर लिंगराज मंदिर। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो तीसरी शताब्दी में जो वाकाटक वंश का संस्थापक था विद्या शक्ति था, ठीक है। विद्या शक्ति क्या था? तीसरी सदी में वाकाटक जो वंश था उसका संस्थापक था। नेक्स्ट देखते हैं, कोलथुनाड, वल्थुनाड और थेक्कुकुवर, ठीक है। कोलथुनाड, वल्थुनाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल में ये अल्पाइक राज्य थे, ठीक है। यानी भारत के कौन से ऐसे राज्य में प्राचीन काल में ये अल्पकालिक राज्य थे, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में थे, ठीक है। ये सब केरल में। नेक्स्ट देखते हैं, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो याताति केसरी ने कराया था, ठीक है। भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था वो याताति केसरी ने कराया था। नेक्स्ट है हमारा, किस राजवंश के, ठीक है, किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से लेकर 1050 AD के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था? तो जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था मध्य भारत के टाइम पीरियड में 950 से लेकर 1050, ठीक है। तो उसके बीच खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण कराया था वो किसने कराया था? पाल वंश ने कराया, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। नेक्स्ट है हमारा, अगला है राजा ललितादित्य मुक्तापीठ, ठीक है। राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने कहाँ पर शासन किया? तो राजा तो ललितादित्य मुक्तापीठ थे ना, वो उसने कहाँ शासन किया था? उसने कश्मीर में किया था, ठीक है। और कश्मीर में कौन सी बौद्ध जयंती हुई थी? 102 AD में हुई थी कश्मीर में चतुर्थी बौद्ध जयंती, ठीक है। और उसके जो उस टाइम राजा कौन थे? तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस टाइम राजा अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगली बार देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क के टाइम पे हुई थी फोर्थ बौद्ध जयंती, ठीक है। कनिष्क के टाइम पे कनिष्क थी चतुर्थी बौद्ध जयंती। नेक्स्ट देखते हैं, राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने कहाँ पर शासन किया था? तो कश्मीर में किया था। अगला हमारा, नालंदा जो था कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की, ठीक है। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने स्थापना की थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। तो नालंदा जो था, और विक्रमशिला धर्मपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल, ठीक है। और धर्मपाल के थे पाल वंश के एक शासक थे, ठीक है, पाल वंश के। तो पूछा रहा है कि विद्यालयों की जो स्थापना की थी किस राजवंश के शासक, किस राजवंश के काल में हुई थी? तो पाल और, तो पहला था गुप्त वंश, गुप्त काल में हुई थी। और दूसरा जो हुआ था वो क्या होगा? धर्मपाल, ये पाल वंश के टाइम पीरियड पे हुई थी, ठीक है। पहला गुप्त वंश है, दूसरा पाल वंश के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा प्रतिहार राजवंश के संस्थापक है। तो प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम।